तो देखिए बच्चों, एसर्शन रीजन का ये 17th क्वेश्चन हमारे पास आया है सीबीएसई के सैंपल पेपर में। एसर्शन में क्या कह रहे हैं, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, if the separation small d between the coherent sources as well as the distance capital D of the screen from the coherent sources both are reduced to 1/3, then the new fringe width remains the same। और रीजन इसका दिया है फ्रिंज विथ इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। देखिए बच्चों, पहले हम एसर्शन की बात करते हैं। एसर्शन हमको क्या दे रहे हैं बच्चों, एसर्शन में कह रहे हैं फ्रिंज विड्थ के बारे में बात करें तो बच्चों फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या होता है, बीटा बराबर ये होता है डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। ये डी होता है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द सोर्सेस और स्मॉल डी क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेस। याद करो कुछ ऐसा होता था ना, ऐसे ये होता था डिस्टेंस स्मॉल डी, दो सोर्स होते थे 1:2 इंटरफ्रेंस में, और ये स्क्रीन लगी होती थी और ये वाली डिस्टेंस क्या होती थी, कैपिटल टी, और लैम्डा वेवलेंथ की लाइट आती थी। तो यहाँ पे जो फ्रिंजेज बनती थी डार्क और ब्राइट, डार्क और ब्राइट फिर डार्क, सेंट्रल फ्रिंज तो ब्राइट बनती थी ना, तो ब्राइट पहले बनी फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, कुछ ऐसे फ्रिंजेस बनती थी ना, फिर डार्क ऐसे चलता रहता। ठीक है, तो जो फ्रिंज विड्थ होती थी, एक फ्रिंज की चौड़ाई मतलब एक फ्रिंज के सेंटर से, जैसे एक ब्राइट के सेंटर से दूसरे ब्राइट के सेंटर की डिस्टेंस, या एक डार्क के सेंटर से दूसरे डार्क के सेंटर की डिस्टेंस, वो होती थी डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। अगर वो कह रहे हैं कि बाद में हम ऐसा करें कि जो स्मॉल डी है इसको 1/3 कर दें, मतलब डी डैश क्या कर दें, d/3, और जो कैपिटल डी है इसको भी 1/3 कर दें, मतलब ये भी d/3 हो जाएगी। तो कह रहे हैं बाद की फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी, तो ये क्या आएगी बच्चों बताओ, अब आएगी d/3 लैम्डा अपान स्मॉल d/3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा d लैम्डा अपान 3 स्मॉल d इंटू 3 से 3 कैंसिल हो गया। इसका मतलब बीटा अभी भी क्या आ गया बच्चों, d लैम्डा अपान स्मॉल d, यानी कि जो बाद में फ्रिंज विड्थ है वो पहले वाली फ्रिंज विड्थ के क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब फ्रिंज विड्थ की वैल्यू सेम रहेगी, इससे हमारा एसर्शन तो सही हो गया। तो एसर्शन इज ट्रू, एसर्शन क्या हो गया बच्चों, ट्रू। अब हम इसके रीजन की बात करते हैं बच्चों। रीजन क्या दिया, देखो रीजन इधर लिख लेते हैं। तो रीजन बच्चों हमको दिया है कि कह रहे हैं जो फ्रिंज विड्थ है वो डिपेंड करती है स्मॉल डी अपान कैपिटल डी पर, ऐसा कह रहे हैं। जो फ्रिंज विड्थ है बीटा ये डिपेंड करती है स्मॉल डी अपान कैपिटल डी पर, जबकि फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या होता है बच्चों, विड्थ का फार्मूला क्या होता है, ये होता है कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। तो बच्चों फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड करती है, कैपिटल डी अपान स्मॉल डी पर, लेकिन वो तो कह रहे हैं स्मॉल डी अपान कैपिटल, मतलब ये गलत कह रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो है ये वैल्यू क्या है, गलत हो गई, मतलब फॉल्स हो गई। सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये हमारा आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन 3 सही हो जाएगा कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 18 जो आया था असर्शन रीजन का, उसकी हम बात करते हैं। असर्शन में हमको दिया था कि द फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हैव अ स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जीज। और रीजन इसका दिया था द एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन्स emitted from inside the metal surface is lost in collision with the other atoms in the metal। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम यहां पे असर्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, असर्शन की हम बात करते हैं। तो बच्चों असर्शन में हमसे क्या कह रहे हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट से, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है एक ऐसी लाइट जिसमें केवल एक वेवलेंथ होती है, लाइट कंटेन्स ओनली वन वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा
तो ऐसी लाइट की बात हो रही है जो केवल एक वेवलेंथ कंटेन करती है। तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं कि अलग अलग काइनेटिक एनर्जी रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही वेवलेंथ की लाइट पड़ रही है? तो बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आउटर मोस्ट सरफेस से निकलते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे से निकलते हैं तो वो यहाँ कोलिजन में एनर्जी लॉस करते जाते हैं, फिर बची हुई एनर्जी बाहर उनकी काइनेटिक में बचती है। क्योंकि देखो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ सेम होने का मतलब हर फोटॉन की एनर्जी सेम हो गई, मतलब हर इलेक्ट्रॉन को इक्वल एनर्जी मिलने वाली। इसको मिलेगी Sc/λ, इसको भी Sc/λ, अंदर वाले को भी Sc/λ। ऊपर वाले को Sc/λ मिली तो उसने केवल वर्क फंक्शन के अगेंस्ट वर्क किया और बाहर निकल गया, उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नीचे था उसको Sc/λ ही एनर्जी मिलेगी, बट क्या होगा कि वो यहाँ कोलिजन में कुछ एनर्जी लॉस कर देगा। यहाँ बहुत सारे एटम होंगे ना, तो यहाँ कोलिजन में एनर्जी लॉस कर देगा, और कोलिजन में एनर्जी लॉस करने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। कई सारे तो ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदर जो एब्जॉर्ब करेंगे Sc/λ एनर्जी, और यही कोलिजन करते करते अपनी एनर्जी खत्म कर देंगे और बाहर निकलेंगे ही, मतलब इमिशन नहीं होगा। कुछ में जीरो काइनेटिक एनर्जी बचती है। इसका मतलब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हर इलेक्ट्रॉन को मिल रही है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो सकती है, तो उनमें अलग अलग काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है। इसका मतलब असर्शन हमारा बिल्कुल सही है कि उनमें स्प्रेड होगा काइनेटिक एनर्जीज में, अलग अलग कुछ से हो सकती है। ठीक है, मतलब असर्शन इज ट्रू। असर्शन क्या हो गया बच्चों? ट्रू हो गया। रीजन की बात करते हैं, तो रीजन देखिए क्या दिया है? दिया है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम इनसाइड द मेटल सरफेस इज लॉस्ट इन कोलिजन विद द अदर एटम्स इन द मेटल। बिल्कुल सही है कि जो अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट कोलिजन में खर्च कर देते हैं। ठीक है, और बची हुई एनर्जी जो होती है वही उनको काइनेटिक के फॉर्म में मिल जाती है। तो जो सबसे ऊपर से निकलेगा वो कोलिजन में कम एनर्जी खर्च करेगा, जो नीचे होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों से कोलिजन करेगा, वो ज्यादा एनर्जी का लॉस कर देता है। तो इसीलिए उनकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि अलग अलग जगह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरीके से एनर्जी का लॉस करते हैं। सबसे ऊपर वाले को केवल अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना पड़ता है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और जो जितना नीचे होगा उसको बाहर आने से पहले उतनी ज़्यादा कोलिजन करने पड़ेंगे ना, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी का लॉस कर देता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रीजन है ये भी सही है, ट्रू है कि हाँ भाई जो अंदर से इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कोलिजन में एनर्जी लॉस करते हैं। बिल्कुल सही है। तो बच्चों इसका मतलब जो असर्शन था वो भी सही हो गया, रीजन भी सही हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो असर्शन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब रीजन एक्सप्लेन्स द असर्शन, सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहां पर बच्चों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, दिए गए ऑप्शन में से ए बिल्कुल करेक्ट होगा कि assertion and reason both are true and reason correctly explains the assertion। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों सीबीएसई बोर्ड में सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया है, इसका assertion आपको दिया है कि the electrical conductivity of a semiconductor increases on doping। ठीक है, और इसका रीजन दिया है इन्होंने कि डोपिंग इज ऑलवेज इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर। तो बच्चों पहले हम एसर्शन की बात करते हैं। तो एसर्शन बच्चों हमको दिया है, कह रहे हैं कि जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वो इंक्रीज हो जाती है डोपिंग से। तो बच्चों सेमीकंडक्टर क्या होते हैं जानते हो ना? जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर में हम करते हैं डोपिंग। डोपिंग क्या होती है बच्चों? डोपिंग एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन अ सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी इज कॉल्ड डोपिंग। तो सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी ऐड करने से उसकी कंडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ जाती है, तो इम्प्योरिटी मिलाने की जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाई इसको क्या बोलते हैं? डोपिंग। मतलब डोपिंग करने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, ये बात सही है। ठीक है, तो ऑन डोपिंग कंडक्टिविटी इंक्रीज्ड,
जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो पहला वाला असर्शन ट्रू, ये सही हो गया। अच्छा, अब हम रीजन की बात करते हैं। तो बच्चों यहां पे रीजन हमको दिया है कि डोपिंग ऑलवेज इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेमीकंडक्टर। ये चीज सही नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बच्चों डोपिंग दो तरह से करते हैं। तो डोपिंग हम लोग करते हैं, तो डोपिंग हम लोग दो तरह से करते हैं। एक ट्रायावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं और एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। पेंटावैलेंट मतलब जिनमें 5 वैलेंसी होती है, ट्रायावैलेंट मतलब जिनमें 3 वैलेंसी होती है। तो जब ट्रायावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो होल्स इंक्रीज होते हैं बहुत तेजी से, ठीक है। और जब पेंटावैलेंट मिलाते हैं तो बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से इंक्रीज होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब पेंटावैलेंट मिलाते हैं तो बच्चों यहां पे क्या होता है, हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और ट्रायावैलेंट के मिलाने पर वहां पे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि डोपिंग करने से हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बढ़ेंगे, ऐसा जरूरी नहीं, होल्स भी बढ़ते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे जो रीजन है वो सही नहीं है। इसका मतलब रीजन जो है वो रॉन्ग है, फॉल्स हो। तो रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो रीजन क्या होगा यहाँ पे? फॉल्स होगा, बट असर्शन ट्रू होगा। यानी कि जो दिया गया ऑप्शन था उसमें हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स।